दिव्या काफ़ी देर तक अपने दर्दों को बयां करने के बाद बिल्कुल चुप सी हो जाती है। मीरा भी बहुत देर तक उसे कुछ नहीं कहती। दिव्या को खुद के दर्दों को संभालने के लिए वक्त देती है। दोनों शांति से ही बैठे हुए थे कि एक लड़का अचानक आकर मीरा से कहा, तुम यहाँ पर बैठी हो और मैं तुम्हें कब से पूरे मॉल में ही ढूंढ रहा हूँ। लड़के के कहते ही दिव्या उसे देखने लगती है। उस लड़के ने दिव्या को नोटिस नहीं किया था। वहीं लड़के को देखकर मीरा का बुरा सा अपना मुंह बना लेती है। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो अच्छा है ना, पूरे मॉल के चक्कर लगा कर आ गए। अब हम जब भी आएंगे तो डायरेक्ट उसी जगह जाएंगे जो हमें खरीदना होगा। मीरा के कहते ही उस लड़के का मुंह छोटा सा बन जाता है। वो तो वही दोनों को देखकर दिव्या अचानक हंसने लगती है, क्योंकि दोनों के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी क्यूट लग रहे थे। दिव्या के हंसते ही उस लड़के का ध्यान दिव्या की तरफ चला जाता है। वह लड़का दिव्या को पहचानने की कोशिश करते हुए बोलता है, आप तो दिव्या है ना, मीरा की दोस्त। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। वह लड़का जल्दी से चेयर पर बैठ जाता है और दिव्या की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हाय, मैं हितेश बजाज, मीरा का मंगेतर सुनकर जहाँ दिव्या शॉक्ड हो जाती है और मीरा को देखने लगती है, वहीं मीरा अपना मुंह सिकोड़ लेती है। दिव्या मीरा से नज़रें हटाकर हितेश से अपना हाथ मिलाती है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। तभी हितेश का कॉल आता है तो वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दिव्या मीरा को देखकर बोली, अरे मीरा, ये तो वही लड़का है ना जो कॉलेज में हमेशा तेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मीरा मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ यार, ये तो वही है। दिव्या कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन तू तो इसे बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी थी, तो फिर ये तेरा मंगेतर कैसे? मीरा मुंह बनाते हुए, अरे क्या ही बताऊँ यार, ये कॉलेज से मेरे पीछे ऐसे पड़े था जैसे मैंने इससे उधारी ली हो। मुझे लगा ये कॉलेज के बाद मेरा पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तो सीधा मेरे घर पर ही रिश्ता लेकर आ गया और मॉम डैड को भी ये बहुत पसंद आ गया। और तुझे तो पता है ना कि मैं डैड की बात बिल्कुल भी नहीं टाल सकती। बस एंगेजमेंट हो गई और कुछ महीनों में शादी भी हो जाएगी। मीरा ठंडी आह भरते हुए बोली, कहाँ मैं राजकुमार की खोज कर रही थी और कहाँ ये बंदर मुझे मिल गया। मीरा की बात सुनकर दिव्या हंसने लगती है। मीरा दिव्या को देखते हुए पूछी, और तू बता, तेरा हस्बैंड कैसा है? हैंडसम तो है ना? जैसे ही मीरा यह सवाल करती है, दिव्या के सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। वह एकदम से मुस्कुरा देती है। तभी मीरा की बात सुनकर दिव्या की आंखें छोटी हो जाती हैं। मीरा बोली, अरे यार, तेरा हस्बैंड चाहे जितना भी हैंडसम हो, लेकिन आदित्य सिंघानिया जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर अपने गालों पर हाथ रखकर, हाय कितना हैंडसम, हॉट और क्यूट था। वैसे तुझे क्या लगता है उसने शादी की होगी? अगर की होगी तो जिस लड़की से भी की होगी उसने शादी हुई होगी, वो कितनी लकी होगी ना। दिव्या मीरा को घूरते हुए बोली, तो अब तक उसकी तारीफ करती है? मीरा झट से बोली, मैं खाना खाना भूल सकती हूँ,
लेकिन उसकी तारीफ करना नहीं। अरे यार, सच में मैं तो उसके ही ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये लंगूर बीच में आ गया। मीरा काफ़ी देर तक आदित्य की तारीफ करती रहती है और वहीं दिव्या अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मीरा बोले ही जा रही थी कि उसे आदित्य कुछ दूरी पर खड़ा हुआ दिखता है, जो इस वक्त रॉकी को कुछ बोल रहा था। आदित्य को देखते ही मीरा की आंखें चमक गईं। मीरा आदित्य की तरफ देख कर बोली, हाय, कितनी लंबी उम्र है इसकी। जैसे ही दिव्या मीरा की बातें सुनती है तो मीरा की नज़रों का पीछा करते हुए वह सामने की ओर देखती है। आदित्य को देखती ही दिव्या बिल्कुल उस पर ही खो जाती है। मीरा अचानक बोली, अरे यार, ये तो अब भी वैसा का वैसा हैंडसम और चार्मिंग है। इतने दिनों बाद भी इसके दर्शन हुए, मन कर तो रहा है जल्दी से उसके पास जाऊं और बाहों में भरकर यूं ही खड़ी रहूं। मीरा को बातों को सुनते हुए दिव्या उसे घूर कर देखने लगती है। उसे मीरा का आदित्य को बाहों में भरने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी मीरा बोली, अरे यार देख, उसका शायद असिस्टेंट या बॉडीगार्ड्स हमारे तरफ ही आ रहा है। दिव्या फिर से सामने देखती है तो रॉकी आते हुए दिखता है, लेकिन आदित्य तो वहां से जा चुका था। रॉकी दिव्या के पास आकर बोला, मैम, बॉस यहाँ से सीधे ऑफिस निकल रहे हैं, तो आप छाया के साथ घर चले जाइएगा। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है तो रॉकी वहाँ से चला जाता है। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रॉकी क्या बोलकर चला गया। मीरा दिव्या को देखने लगती है। दिव्या की भी नज़र मीरा पर चली जाती है। मीरा कंफ्यूज होकर पूछती है, ये तुझे मैम क्यों बोल रहा था? तभी हितेश भी वहाँ आ जाता है। हितेश मीरा से, चलो मीरा, हमें अभी ही निकलना पड़ेगा। मीरा हितेश को देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ? हितेश थोड़ा सा परेशान होकर बोला, ऑफिस में अर्जेंटली काम आ गया है। मीरा बोली, ठीक है, चलो मैं आती हूँ। हितेश मीरा को जल्दी आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। मीरा दिव्या को देखकर बोली, अरे यार सॉरी, हम फिर कभी मिलते हैं, तो अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दे। दिव्या अपना फ़ोन नंबर मीरा को दे देती है तो मीरा वहाँ से चली जाती है। दिव्या भी कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है। दिव्या मॉल के बाहर आकर देखती है तो छाया के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसका ही वेट कर रहे थे। दिव्या अपने कदम बढ़ाते हुए कार के पास जाती है। दिव्या के पहुंचते ही छाया कार का दरवाज़ा खोलती है। दिव्या कार में बैठ जाती है। छाया भी कार के आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। कार के आगे 2 और 3 पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल रही थीं। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद अचानक से बहुत सारे लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो जाती है। कार धीरे धीरे चलने लगती है। भीड़ की वजह से रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर कार को ड्राइव करने लगता है। आगे के रास्ते दिखने बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। छाया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दिव्या भी भीड़ को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाती। छाया कार के आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी
कि आगे और पीछे का तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है और कार फिर से अपनी स्पीड पर चलने लगती है। छाया आगे और पीछे देखती है तो वहाँ उनके बॉडीगार्ड्स के कार थे। तो छाया राहत की सांस लेती है और आराम से बैठ जाती है। फिर अचानक से ही उसे कुछ अजीब लगता है और वह कार के बाहर सड़कों को देखती है। फिर कार के ऊपर खोलकर आगे पीछे देखने लगती है तो उसमें से सिर्फ दो ही गाड़ियाँ होती हैं, एक गाड़ी आगे और दूसरी पीछे। छाया एकदम से बोली, ओह शिट। छाया के बोलते ही दिव्या उसी अपनी तरफ देखने लगती है। छाया अपनी जगह पर बैठकर ब्लूटूथ पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वी हैव कम इन दिस रॉन्ग डायरेक्शन, कम ऑन एवरीवन, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। छाया ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहती है, स्टॉप द कार नाउ। कार तुरंत रुक जाती है। छाया घबराते हुए रॉकी को कॉल करती है और झट से बोलती है, वी आर स्टॉप। उधर रॉकी चिल्लाते हुए, व्हाट, हाउ कैन यू गेट स्टॉक लाइक दिस। छाया परेशान होकर बोली, आई डोंट नो हाउ इट्स हैपेंस। रॉकी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। रॉकी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, सेंड योर लोकेशन राइट नाउ। छाया जल्दी से अपना लोकेशन सेंड कर देती है। तभी तेज रफ्तार के साथ बहुत सारी गाड़ी वहां पर आ जाती हैं। छाया दिव्या की तरफ देखकर बोली, मैम प्लीज आप कार से मत उतरना। दिव्या तो बस छाया को ही देखती है। छाया अपने गन को लोड कर कार से निकल जाती है। गाड़ी रुकते ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग की वजह से दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कान में हाथ रख लेती है। छाया के हाथ बॉडीगार्ड्स ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से वह सब गाड़ियों से ही फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए किसी पर भी गोली नहीं लग रही थी। छाया सभी गाड़ियों को नोटिस करके फिर से कार में बैठ जाती है। कार के अंदर से फायरिंग कंटिन्यू होती रहती है। तभी अचानक ही वो सब गाड़ियों से उतरते हैं और छाया के साथ आए बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। वह सब आदमी सारे बॉडीगार्ड्स को घायल कर देते हैं और फिर दिव्या की कार की तरफ सब बढ़ने लगते हैं। छाया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दिव्या को कैसे प्रोटेक्ट करे। इतने सारे लोगों के बीच लड़ने वाली बस छाया ही बची थी। छाया शांति से आंखें बंद करती है, फिर अचानक आंखें खोलकर ड्राइवर से, स्टार्ट द कार, हरी अप। कार एक तेज रफ्तार के साथ स्टार्ट होती है, जिससे वहां खड़े बॉडीगार्ड्स चौंक जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से कार का पीछा करते हैं। छाया खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ गाड़ियाँ तेज रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे। छाया ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए कहती है और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर कूद जाती है। दिव्या तो बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। अब ड्राइवर स्पीड को फिर से बढ़ा देता है। इधर छाया दोनों हाथों में गन लिए शूट करने लगती है। बहुत से बॉडीगार्ड जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन सबकी गाड़ी अब भी तेज रफ्तार में चल रही थी। एक बॉडीगार्ड अचानक ही छाया के हाथ पर गोली मार देता है
तो छाया धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। छाया अपने हाथ को पकड़े जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वहीं बॉडीगार्ड छाया पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इधर आदित्य कार में बहुत गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव लिए बैठा हुआ था। कार का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। रॉकी तो डर से पसीने ही छूट रहा था। वह बस यही प्रे कर रहा था कि उसकी मैडम बिल्कुल ठीक हो, वरना आज आदित्य के गुस्से का सब शिकार हो जाएंगे। रॉकी बार बार लोकेशन को ही देख रहा था और ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा था। इधर दिव्या के साथ ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। ऐसी सिचुएशन में हमेशा छाया ही उसे गाइड करती थी, लेकिन आज छाया उसे अकेला छोड़कर गाड़ी से कूद गई। दिव्या ड्राइवर की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन दिव्या को इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग उसे पकड़ेंगे। दिव्या तो उस वक्त भी नहीं भागती जब उसके माँ पापा की मौत हुई थी, लेकिन अपनी दादी के खातिर उसे वहाँ से भागना पड़ा था। वह हमेशा छुपती थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए। दिव्या ने हमेशा मुसीबतों का सामना करना सीखा है, उससे भागना नहीं। लेकिन जब भी उसकी वजह से किसी को आज आने वाली बात आती है तो वह एकदम कमज़ोर हो जाती है। कार चल ही रही थी कि अचानक ही उन लोगों की कार सामने आ जाती है। इस वक्त ज़्यादा गाड़ी नहीं थी, क्योंकि छाया ने कुछ को घायल कर दिया था। फिर भी ड्राइवर के लिए तो वो सब बहुत सारे थे। वह सब आदमी कार की तरफ बढ़ जाते हैं और दरवाज़ा खोलकर दिव्या को जैसे ही छूने वाले होते हैं कि उनके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। उन्हें अपने बॉस यानी कि ध्रुव की कई बातें याद आती हैं। अपनी मैडम को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। दिव्या नफरत से उन सबको देखती है। जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता तो वह ड्राइवर पर गन तान देते हैं। उनमें से एक बोला, मैडम प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, वरना हम इसे मार देंगे। दिव्या उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखकर कार से उतरती है और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। दिव्या के बैठते ही वह ड्राइवर को छोड़ देते हैं और सब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहीं ड्राइवर बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। इधर ध्रुव ऑफिस में चेयर पर बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। ध्रुव मैसेज को खोलकर देखता है, बॉस काम हो गया। यह देख कर ध्रुव कुछ सोचते हुए किसी को कॉल करता है। उधर से एक रौबदार आवाज़ सुनाई देती है, हेलो। ध्रुव उसकी आवाज़ सुनकर बोला, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, अब आपकी वाइफ मिसेज दिव्या आदित्य सिंघानिया मेरे कब्जे में है। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द दिव्या मेरे पास होगी। इतना बोलकर ध्रुव हंसने लगता है। फिर अपने फ़ोन को देखता है जो कि कट चुका था। कार में ध्रुव की बात सुनकर आदित्य शांत सा अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वह सीट से टिककर बैठ जाता है। आदित्य को इतना आसान देखकर रॉकी ने पूछा, व्हाट हैपेंड बॉस? आदित्य थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, फिर
शांति से एकदम बोलता है, दिव्या इज किडनैप। यह सुनकर रॉकी हैरानी से आदित्य को देखता है, जो यह खबर सुनने के बावजूद इतना ज़्यादा शांत था। दिव्या गाड़ी में एकदम शांत सी बैठी हुई थी। दिव्या के साथ ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड था। उनके पीछे एक गाड़ी चल रही थी। सबके चेहरे पर एक जीत वाली सुकून दिख रही थी, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खजाना ही पा लिया हो। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे आकर रुकती है और एक पल में सब चौंक जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स गाड़ी से निकलते हैं। सामने वाली गाड़ी में छाया अपने चोट पर पट्टी बांधकर हाथ में गन लिए निकलती है। दिव्या तो छाया को देखकर एकदम से शॉक्ड ही हो जाती है। उसे बचाने के लिए छाया अपनी जान पर खेल रही थी। यह देखकर दिव्या गाड़ी से बाहर की ओर निकल जाती है। सारे बॉडीगार्ड छाया की तरफ बढ़ने लगते हैं। छाया सबको शूट करने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड छाया के सीने पर शूट कर देता है। छाया फिर एक बार जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर दिव्या उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कोई उसे वहां से खींचकर अपने साथ ले जाती है। बॉडीगार्ड पीछे मुड़कर वापस आते हैं तो देखते हैं गाड़ी में कोई नहीं होता। यह देखकर तो सब बौखला जाते हैं और सब दिव्या को खोजने लगते हैं। इधर दिव्या देखती है कि कोई लड़की उसे खींच कर लिए जा रही है। लड़की का चेहरा दिव्या को दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते अचानक ही लड़की चीखते हुए रुक जाती है। लड़की के चीखने से दिव्या उसे देखने लगती है। लड़की जमीन पर ही बैठ जाती है और अपने पैर को देखने लगती है, जहां कांच घुस चुका था। उस लड़की ने सैंडल नहीं पहना था और न ही दिव्या ने। दिव्या घबराते हुए उसके पास बैठ जाती है और वह लड़की से बोली, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है। वह लड़की अपने पैरों से कांच निकालने लगती है। वह झट से कांच को निकालती है। कांच के निकलते ही उसके मुंह से आह निकल जाती है। दिव्या उसके पैरों को देखती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। दिव्या अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ती है और फिर उसके पैरों में बांध देती है। दिव्या उसे देखकर पूछती है, आप कौन? वह लड़की दिव्या को जवाब देती है, मेरा नाम ज्येष्ठा है। मैं इसी रास्ते से ही जा रही थी तो मैंने देखा एक लड़की रोड पर दर्द से तड़प रही थी। उसके पास जाकर मैंने पट्टी की तो उसने बताया कि उन्हें आपको बचाना है। मैं उनके साथ ही आपको बचाने आ गई। दिव्या उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, थैंक यू, लेकिन आपको मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए। अब आपकी भी जान खतरे में पड़ गई। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी जीने की इच्छा किसे ही है। ज्येष्ठा के ऐसे बोलते ही दिव्या उसे देखने लगती है। ज्येष्ठा की आंखों पर भी दिव्या वही दर्द और अकेलापन देख पा रही थी, जिससे वह खुद ही गुजर रही थी। दिव्या ज्येष्ठा को सहारा देकर चलने लगती है, लेकिन ज्येष्ठा एक कदम भी बढ़ा ही नहीं पा रही थी। ज्येष्ठा दर्द से भरी आवाज़ में बोली, आप जाइए यहाँ से, मैं चल नहीं पाऊँगी। दिव्या ज्येष्ठा के चेहरे को देखते हुए बोली, नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़कर
कहीं नहीं जाऊंगी। ज्येष्ठा दिव्या को समझाते हुए बोली, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए उस लड़की ने अपने दर्द को नहीं देखा और आप खुद को खतरे में डालना चाहती हैं। दिव्या कहती है, आपने भी तो मुसीबत में मेरी मदद की है, तो मैं आपको ऐसे छोड़कर कैसे ही जा सकती हूँ। ज्येष्ठा वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसे ध्रुव के बॉडीगार्ड्स आते हुए दिखते हैं। ज्येष्ठा जल्दी से दिव्या को थोड़ा धक्का देकर बोली, आप यहाँ से जाइए, वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। लेकिन दिव्या वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन ज्येष्ठा उसे कसम देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। दिव्या ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाती है। दिव्या को भागता देखकर सब बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनकी पहुँच से दिव्या बहुत ही दूर तक जा चुकी थी। वहीं ज्येष्ठा को घायल देखकर बॉडीगार्ड थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उनमें से एक ज्येष्ठा के थोड़ा दूर बैठकर बोला, मैम आर यू ओके? ज्येष्ठा उनसे नज़रें फेर लेती है और कुछ नहीं बोलती। उन सब बॉडीगार्ड को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें, क्योंकि अगर उन्होंने ज्येष्ठा को छुआ तो ध्रुव उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हार मानकर वह ध्रुव को कॉल करके सब बता देते हैं। आदित्य उस जगह पर पहुंचता है जहां छाया घायल होकर गिरी हुई थी। रॉकी जल्दी से कार से बाहर निकलता है और छाया के पास बैठकर उसे पकड़कर हिलाते हुए बुलाने लगता है, छाया छाया गेट अप छाया। लेकिन छाया की तो अब आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आदित्य छाया को हॉस्पिटल ले जाने का ऑर्डर देता है। रॉकी आदित्य के साथ फिर कार में बैठ जाता है। इधर दिव्या बस भागते ही जा रही थी। उसको दोनों पैरों से लगातार खून बह रहे थे। उसके दोनों पैर पर भी कांच लग गई थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था। दिव्या की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। ज़्यादा खून बहने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। दिव्या अपना एक हाथ सर को दबाए दौड़ रही थी कि अचानक वह बेहोश होकर रोड पर गिर जाती है। बॉडीगार्ड के कहने पर ध्रुव तेज रफ्तार के साथ कार में आता है। वह कार से तुरंत उतरकर देखता है तो ज्येष्ठा जमीन पर बैठी अपने दर्द को संभाल रही थी। ध्रुव ज्येष्ठा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह गुस्से से ज्येष्ठा के पास जाता है और उसे पकड़कर खड़ा करके बहुत जोर से कमर पर पकड़ लेता है। ध्रुव के ऐसे अचानक कहने से ज्येष्ठा के पैरों के साथ साथ कमर पर भी दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ध्रुव ज्येष्ठा के कमर को और जोर से पकड़ लेता है। ज्येष्ठा दर्द से कराहने लगती है। ध्रुव अब ज्येष्ठा के बालों को कसकर पकड़कर बोला, मेरे काम में टांग अड़ाकर तुमने अच्छा नहीं किया बेबी। ज्येष्ठा बस ध्रुव से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे ध्रुव के ऐसा करने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब उसके आंसू गालों तक आ जाते हैं। ध्रुव ज्येष्ठा को छोड़कर खींचते हुए कार की तरफ ले जाता है। ज्येष्ठा जो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, वह दर्द से तड़प उठती है। आज दूसरी बार था जब ध्रुव ने उसे दर्द दिया था। ध्रुव ज्येष्ठा को खींचते हुए एक झटके से कार के अंदर ढकेल देता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है।
ध्रुव के बैठते ही कार स्टार्ट हो जाता है। ज्येष्ठा बस अपने दर्दों को संभालने लगती है। वहीं ध्रुव कार में सर नीचे करके बैठा हुआ था। शायद वह अपने गुस्से को संभाल रहा था। इधर आदित्य की कार भी उस जगह पहुंच जाती है जहां दिव्या बेहोश होकर गिरी हुई थी। आदित्य जल्दी से कार से बाहर आता है और दौड़ते हुए दिव्या के पास जाता है। दिव्या जिस तरफ से चलकर आई थी, रोड पर खून के धब्बे दिख रहे थे। ये देखकर आदित्य घबरा जाता है और दिव्या को देखने लगता है। दिव्या की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होती है। आदित्य दिव्या को जल्दी से गले से लगा लेता है। आदित्य की धड़कन इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। दिव्या की हालत वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिव्या की सांसें भी आदित्य के गर्दन से टकरा रही थीं। आदित्य दिव्या को और कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके वैसे ही दिव्या के गले लगाए बैठ जाता है। रॉकी ने जब से उसे बताया कि दिव्या फंस चुकी है, तो एक अजीब तरह का डर उसके अंदर बस गया था, जो गुस्से में दिखाई देने लगा। ध्रुव के फ़ोन कॉल से आदित्य और ज़्यादा डर गया, लेकिन शांत रहकर खुद को संभालने में लग गया। उसे कहीं न कहीं यह विश्वास था कि दिव्या को वह किसी तरह से कुछ होने नहीं देगा, पर उसने यह नहीं सोचा था कि दिव्या को इस तरह से चोट आ जाएगी। आदित्य बहुत ज़्यादा बेचैन सा बस दिव्या को गले लगाकर रखा हुआ था। वह दिव्या के करीबी को पाकर बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन दिव्या से दूर जाने का डर मन में बैठ चुका था। इधर ध्रुव की कार सीधे विला में जाकर रुकती है। ध्रुव कार से उतरकर ज्येष्ठा को खींचते हुए बाहर निकालता है और हाथ पकड़कर घसीटते हुए विला के अंदर ले जाता है। सारे सर्वेंट ध्रुव के गुस्से और ज्येष्ठा की हालत को देखकर डर से सहम जाते हैं। ज्येष्ठा दर्द से तड़प रही थी। ज्येष्ठा के पैरों के निशान पूरे विला में दिखने लगते हैं, जो खून से सने हुए थे। दो कमरे में ज्येष्ठा को ढकेलकर बाहर से लॉक कर देता है और खुद अपने स्टडी रूम में चला जाता है। ध्रुव के ढकेलने से ज्येष्ठा वहीं फर्श पर गिर जाती है और दर्द से करार उठती है। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं। आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। ज्येष्ठा फर्श पर ही अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। आदित्य की कार विला में जाकर रुकती है। वह जल्दी से दिव्या को अंदर ले जाता है। अंदर पहले से ही डॉक्टर मौजूद थी। आदित्य दिव्या को बेड पर लेटा देता है और उसके कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर दिव्या के पैरों के घाव को अच्छे से दवाई लगाकर ड्रेसिंग कर देती हैं। आदित्य खड़ा बस दिव्या के चेहरे को देख रहा था। रॉकी आदित्य के पास जाकर बॉस, वह इतना ही बोलता है कि आदित्य सख्त आवाज़ में कहता है, कल ही वापस जाने की तैयारी करो। आदित्य के बोलने पर रॉकी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। रॉकी को लगा था इतना कुछ होने के बाद आदित्य ध्रुव को तबाह कर देगा, लेकिन वह तो यहाँ से जाने की बात कर रहा है। आदित्य ने आज तक अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ा था।
लेकिन आज आदित्य के फैसले से रॉकी को बहुत अजीब लगता है। लेकिन वह अपने बॉस को पूछने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर भी ड्रेसिंग करके चली जाती हैं। आदित्य धीरे धीरे दिव्या की तरफ बढ़ता है और उसके साइड पर बैठ जाता है। दिव्या अब भी बेहोश थी। उसे ऐसा देखकर आदित्य दिव्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। चेहरे के एकदम पास जाकर आदित्य दिव्या को देखने लगता है। फिर थोड़ा और झुककर अपने होठों से दिव्या के माथों को चूम लेता है। ऐसे करते ही आदित्य की धड़कन अचानक ही बढ़ने लगती है। आदित्य दिव्या के बहुत करीब था। उसकी सांसें बहुत तेज थीं, जो दिव्या के चेहरे पर पड़ रही थी। दिव्या को इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। वह तो बेहोशी की वजह से इस पल को बिल्कुल नहीं जी पा रही थी। आदित्य की इतनी करीबी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। आदित्य दिव्या के चेहरे के करीब ही रहकर उसे देखने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज आदित्य दिव्या से दूर ही नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही करीब रहकर उसे देखना चाहता था। इधर ध्रुव अब तक बिल्कुल भी शांत हो चुका था। वह सोफे पर सर टेक कर आंखें बंद किए हुए था। उसे बार बार ज्येष्ठा का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जो वह इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसे ज्येष्ठा के पैरों का ख्याल आता है। वह अपनी जगह से उठकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे के बाहर पहुंचकर ध्रुव दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर जाते ही सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और दिल में एक दर्द उठता है। ज्येष्ठा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी और कमरे में खून के धब्बे हर जगह मौजूद थे। ज्येष्ठा का पैर खून से सना हुआ था। ध्रुव अपने सर पर मारकर ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया। ध्रुव जल्दी से ज्येष्ठा की तरफ बढ़ जाता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ज्येष्ठा के पास बैठकर ज्येष्ठा के पैरों पर पट्टी बांधता है। पट्टी जो दिव्या ने बांधा था उसे निकालता है और कॉटन से पैरों के खून को साफ करने लगता है। अच्छे से साफ करके ध्रुव दवा लगाकर पट्टी करता है। फिर एक इंजेक्शन ज्येष्ठा के हाथ पर लगा देता है ताकि उसके पैरों पर ज़्यादा दर्द न हो। अब ध्रुव की नज़र ज्येष्ठा के कपड़ों पर जाती है, जिस पर कुछ खून लगे हुए थे और गंदे भी हो गए थे। ध्रुव ज्येष्ठा के कपड़े लेकर आता है और उसके पास बैठकर ज्येष्ठा को उठाते हुए गले से लगा लेता है। धीरे धीरे ध्रुव ज्येष्ठा के कपड़ों को निकाल देता है और दूसरा कपड़ा पहना देता है। ज्येष्ठा को अच्छे से लेटाकर सामने बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है। ध्रुव अपने होठों से ज्येष्ठा के हाथों को चूमते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी। इधर हॉस्पिटल में छाया का ऑपरेशन हो चुका था। अब तक वो होश में भी आ चुकी थी। वह परेशान सा यही सोच रही थी कि दिव्या कैसी होगी। क्या दिव्या को ज्येष्ठा ने बचा लिया होगा या फिर वह किडनैप हो गई होगी। वह यही सब सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रॉकी अंदर आता है। रॉकी को देखते ही छाया घबरा जाती है
रॉकी चेयर पर बिल्कुल छाया के पास ही बैठ जाता है। रॉकी का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था, जिससे कोई भी नहीं कह सकता था कि वह गुस्से में है या नहीं। छाया तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी रॉकी को कुछ बोलने की। दोनों के बीच काफ़ी देर तक शांति रहती है। तभी रॉकी दूसरी तरफ नज़रें डालकर पूछता है, आर यू फाइन? छाया कुछ देर रॉकी को देखती है, फिर नज़रें झुकाए हुए कहती है फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहती है, आई एम सॉरी। छाया इतना ही बोलती है कि रॉकी अपनी जगह से उठकर बाहर चला जाता है। छाया तो बस उसे जाता हुआ देखने लगती है। रॉकी का ऐसे बर्ताव से छाया को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगती है। वह लगातार ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। तभी एक नर्स आती है और छाया को दवाई देती है। दवाई खाने के बाद छाया फिर से सीलिंग को देखने लगती है। वह नर्स छाया को एक कार्ड बढ़ाकर कहती है, मैम ये आपके लिए। छाया उस कार्ड को लेकर पढ़ती है, वेल डन छाया, मैम इज़ फाइन। नीचे में रॉकी का नाम मेंशन था, जिससे छाया समझ जाती है कि कार्ड रॉकी ने ही भेजी है। कार्ड पढ़कर छाया को थोड़ा सा राहत मिलती है।